दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों आपका कोट अनकोट हमारी इस नई वीडियो सीरीज़ के चौथे एपिसोड में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो में हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, कुछ दिलचस्प होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस शो में हम सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक केस के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही गंभीर मामला है। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद ज़िले में मॉर्निंग वॉक पर निकले एडिशनल सेशंस जज उत्तम आनंद की मौत पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना हेड कर रहे थे, उन्होंने झारखंड सरकार को नोटिस इशू किया और झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उनको बोला कि एक हफ्ते में वो कोर्ट के नोटिस का जवाब दें और बताएं कि अभी तक इस मुकदमे में, इस केस से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी जानकारी कोर्ट के सामने रखें। बट इसके साथ साथ न्यायमूर्ति ने इस बात पे भी बहुत चिंता जताई कि ऐसे मामले केवल धनबाद या झारखंड राज्य से नहीं आ रहे हैं, ऐसे मामले जो हैं अलग अलग राज्यों से भी सुनने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो निचली अदालत के जो जजेस हैं उनमें एक तरीके से खौफ बैठ गया है, एक तरीके से डर बैठ गया है और इसी के कारण न्याय मिलना लोगों को थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो कोर्ट ने इस बात को भी बताया कि जब एक हफ्ते के बाद जब ये मैटर वो दोबारा सुनेंगे तो हो सकता है शायद वो बाकी के राज्य सरकारों को भी नोटिस पे बुलाएं। और भद्रा, अपने दर्शकों को बता दूं कि कल ही झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और जो झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है वो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से दोनों जगहों पे चलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसमें एक स्वतंत्र जांच की मांग की थी और मामला दरअसल गंभीर तब हो गया जब जो एक्सीडेंट हुआ था। दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि जो जज हैं इसमें, जज उत्तम आनंद एडिशनल सेशंस जज, वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और तब उन्हें एक ऑटो ने टक्कर मार दी। अब जब CCTV फुटेज सामने आया तब अधिकारियों को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि उसमें साफ दिखता है, अगर आप फुटेज देखेंगे, कि जज मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, वो रोड के किनारे से चल रहे हैं और एक ऑटो पीछे से आता है। जज के पास आते ही ऑटो ने हल्का सा मोड़, अचानक से मोड़ लेके जज को टक्कर मार के ऑटो सीधे निकल जाता है। तो ये CCTV फुटेज देखने के बाद मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया और अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इसकी जांच की देखरेख करेंगे, उसकी जांच को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। तो अपूर्वा, जो हमारी आज की दूसरी खबर है वो भी एक बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर है। ये खबर दरअसल केरला से जुड़ी हुई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को एक बहुत अहम फैसला दिया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हमारे चुने हुए सांसद कर्ता होते हैं या जो विधायक होते हैं, यदि वो सांसद में या विधानसभा में सभा के दौरान कोई इस तरीके का कार्य करते हैं जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता है, तो ऐसे लीडर्स को, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, किसी तरह की छूट नहीं मिलती और आम आदमी की तरह ऐसे लीडर्स के खिलाफ क्रिमिनल केस चलना चाहिए। आप पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये केस एक्चुअली था क्या? बिल्कुल, ये एक्चुअली केस था 2015 का। मार्च 2015 में केरल विधानसभा में एक तरह से अभूतपूर्व नज़ारा देखने को मिला, जब LDF जो उस समय विपक्ष में थी, उसके कुछ सदस्य दरअसल, जब वित्त मंत्री थे जो उस समय के KM मनी, वो बजट पेश करने की कोशिश कर रहे थे और उनके खिलाफ उस समय कुछ कानूनी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी रिश्वतखोरी के। और उस समय उन LDF के सदस्यों ने उनकी बजट पेशी को रोकने की कोशिश की और इस रोकने के दौरान कुछ सदस्यों ने स्पीकर की कुर्सी को पोडियम से हटा दिया। उन्होंने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे तब के, पीठासीन अधिकारी जो थे, उन्होंने कंप्यूटर, कीबोर्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी कथित रूप से अलेजिडली क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद उनके खिलाफ FIRs फाइल हुई। अब जब LDF की सरकार केरल में वापस आई तब उन्होंने
ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई कि ये FIRs को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही ऐसा ऑर्डर देने से मना कर दिया और तब अब ये केस सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो केरला सरकार की जो ये याचिका थी, ये पहले जैसे आपने बताया ट्रायल कोर्ट में पेश की गई थी, जिसको सितंबर 2020 में रद्द कर दिया गया था। इसको चुनौती देते हुए केरला गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी रद्द किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आई। बड़ी लंबी बहस चली थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए थे दोनों पक्षों की तरफ से, मगर आखिर इसके पहले मैं कि आपको बताऊं कि जजमेंट में क्या था, मगर कोर्ट ने हेयरिंग के दौरान भी इस बात को बार बार दोहराया था कि इस तरह की जो व्यवस्था खराब हो जाती है, यदि लीडर चुन के इलेक्शन लड़के क्यों ना आया हो सांसद में या विधानसभा में, फिर भी इस तरह की जब व्यवस्था सांसद के अंदर खराब होती है तो ऐसे एक्शंस को क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है ज़रूर प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो जजमेंट में केरला गवर्नमेंट की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने बहुत एक तरीके से बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस दिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल को लेके और ट्रायल कोर्ट के रोल को लेके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल को लेके उन्होंने बोला कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो दरअसल जांच एजेंसी को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, उसके एप्लीकेशन मूव करने के बाद ही कोर्ट ये निर्णय दे सकती है कि क्या ये केस रद्द कर देना चाहिए या नहीं। तो जो ऐसे केसेस में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये रोल एक तरीके से स्वतंत्र रोल होना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब किसी एप्लीकेशन को कोर्ट में दाखिल करता है तो उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कोर्ट के रोल का सवाल है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कोर्ट है, जो जज है, जो इस तरह की एप्लीकेशन को सुनता है और उसके बाद निर्णय देता है, उसको भी ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या इस तरह का कदम जनता पे क्या प्रभाव या क्या असर डालेगा। और अगर क्रिमिनल लॉ जनता के लिए है तो वो क्रिमिनल लॉ हमारे राजनेताओं के लिए भी हैं, चाहे वो चुने हुए राजनेता क्यों ना हो। तो जो एक संवैधानिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है चुने हुए राजनेताओं को, जो इलेक्शन जीत के सांसद में या विधानसभा में हम लोगों को, आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो संवैधानिक प्रोटेक्शन इस तरह के मामलों में नहीं आ सकता। किस तरह के मामलों में? जहाँ पे सभा के अंदर जो ये नेता हैं वो इस तरह का कार्य करें जिस तरह से हिंसा का एक तरीके से कार्य है। तो बिल्कुल साफ शब्दों में कोर्ट ने अपना व्यू क्लियर किया, अपना निर्णय दिया और ये कहा कि ऐसे कदम जो है या ऐसी हरकतें जो हैं राइट टू फ्री स्पीच के अंदर नहीं आती, क्योंकि जो संवैधानिक प्रोटेक्शन हमारे लीडरों को मिला हुआ है वो केवल एक हद तक है। और वो हद क्या है कि जब वो सभा के अंदर बोलते हैं, करते हैं, हाँ, सरकार का विरोध करते हैं, तो वो एक तरीके से फ्रीली कर सके, बिना किसी डर के कर सके। मगर ये कहना कि वो सभा के अंदर किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं जो कानून व्यवस्था को रद्द करे या उल्लंघन करे, इस तरह का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो हमारी तीसरी खबर जो है वो बहुत ही दिलचस्प खबर है और ये खबर है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, जिसमें कोर्ट ने दरअसल 150 साल पुराने एक कानून के बारे में टिप्पणी करी है। और ये कानून कहलाया जाता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का है, जो एक्चुअली मेजॉरिटी को डिफ़ाइन करता है कि कब एक लड़का या एक लड़की मेजर बनेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, कानून ये कहता है कि 18 साल के बाद ही आप मेजर बन सकते हैं। और जब आप मेजर बन जाते हैं तो आपको अनेक तरीके के अधिकार मिलते हैं, जैसे राइट टू वोट या राइट टू ड्राइविंग, राइट टू, आपको लाइसेंस मिल जाता है राइट टू ड्राइविंग का। तो उसी पे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम एक सवाल खड़ा किया है। अपूर्वा, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि ये केस ही बहुत दिलचस्प है। केस में दरअसल एक कपल कोर्ट के सामने आया था सुरक्षा मांगते हुए। कपल साथ में रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और अब उन्होंने कोर्ट को बताया था कि उन्हें जो लड़की है उनके पिता और भाई से खतरा है। अब कोर्ट के सामने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का और लड़की शादीशुदा हों, अगर वो साथ में रह भी रहे हों तो कोर्ट कई बार प्रोटेक्शन ग्रांट कर देती है। अब इस केस में कोर्ट ने पहले ये जानना चाहा कि उन दोनों की उम्र क्या है, क्योंकि वो
दोनों बालिग होने चाहिए बेसिकली। और फिर कोर्ट को ये पता चला कि लड़की लगभग 19 साल की है, लड़का 21 साल का है। और फिर ये उनकी उम्र जानने के बाद कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है ये अब 1875 का एक्ट है, 146 साल पुराना है। कोर्ट ने कहा कि उस समय जब ये लॉ बनाया गया था तब शायद एक तरह की व्यवस्था अलग थी, लेकिन आज कोर्ट के हिसाब से कोर्ट ने कहा कि आजकल तो 20 साल के ऊपर या 20 साल के लोग भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अब कोर्ट ने सवाल ये उठाया है कि क्या इस लॉ में जो बालिग होने की एज है उसे बढ़ा देना चाहिए, या क्या कोर्ट ने दरअसल पंजाब, हरियाणा, केंद्र सरकार और चंडीगढ़ से भी ये सवाल पूछा है कि क्या इस तरह का कुछ प्रस्ताव वो कंसिडर कर रहे हैं, क्या इसके बारे में सोच रहे हैं कि इस उम्र को बढ़ाना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। मेरे ख्याल से जहाँ तक कोर्ट ये कहना चाहती है कि चूंकि आजकल के बच्चे 20-21 साल तक पढ़ते हैं, तो क्या 18 साल को एक ये कहना कि 18 साल के बाद वो बालिग बन जाते हैं, तो क्या ये इस व्यवस्था में सही है या नहीं है, तो इसी पे जवाब मांगा है। और जो हमारी आज की आखिरी खबर आ रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट से है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये खबर। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम बनाया है जिससे जो बेल ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो जल्द से जल्द जेल अथॉरिटीज़, जेल सुप्रिटेंडेंट के पास पहुंच जाए, ताकि जो लोगों की रिहाई है उसमें देरी ना हो। और ये महत्वपूर्ण स्पेशली इसलिए क्योंकि हमने हाल ही में देखा मुनव्वर फारूकी के केस में भी, जहाँ उन्हें बेल तो सुप्रीम कोर्ट से 1 मिनट के अंदर मिल गई, लेकिन उनकी रिहाई में 36 घंटे से ऊपर लगे। और वो भी कब, जब जेल सुप्रिटेंडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सीधा कॉल गया, उन्हें बताया गया कि से बातचीत जब हुई तभी उन्होंने मुनव्वर फारूकी की रिहाई। कोर्ट ने एक और केस की बात की जिसमें 13 अपराधी थे आगरा जेल में। उनकी रिहाई में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी, फिर भी उनकी रिहाई में 4 दिन लगे थे, और ये तब जब वो ऑलरेडी 2 दशक जेल में बिता चुके थे, बावजूद इसके कि अपराध के समय वो सब नाबालिग थे। बिल्कुल। तो इन्हीं सब घटनाक्रमों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम बनाया है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अपूर्वा। और ये सिस्टम एक्चुअली अभी इसका जो है प्रपोजल पे काम हो चुका है। इसका दरअसल सिक्योरिटी ऑडिट होना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए, कोई इसको हैक ना कर सके। दरअसल बात ये है कि जेल अथॉरिटीज़ क्यों हिचकिचाते हैं रिहाई करने में, वो इसलिए वो अक्सर जो है ऑर्डर की कॉपी मांगते हैं जिसमें स्टैम्प हो सुप्रीम कोर्ट का या जज के सिग्नेचर हो। तो अगर आप यदि कोई कॉपी ईमेल के द्वारा निकालें या कोई फैक्स कॉपी लें, उसको वो बिल्कुल नहीं मानते। और इसलिए नहीं मानते क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग फेक ऑर्डर्स लेके पहुंच जाते हैं। तो इन सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जेल अथॉरिटीज़ जो हैं एक्चुअल कॉपी की डिमांड करते हैं। तो इसी के कारण ये सब मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है वो ये जो है इसमें सिक्योरिटी ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी बचा हुआ है जिस पे काम चल रहा है। और जब सिक्योरिटी ऑडिट पूरा हो जाएगा तो एक यूनिक यूज़र आईडी क्रिएट होगा जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे एक एम्प्लॉई होंगे या जो ऑफिसर होंगे, केवल एक ही ऑफिसर को राइट्स दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे कि वो बेल ऑर्डर जेल अथॉरिटीज़ को ईमेल करें। और जेल अथॉरिटी में भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक्सेस का राइट दिया जाएगा। जेल अथॉरिटीज़ या जेल में भी एक ही व्यक्ति या एक ही ऑफिसर होगा जो इस ईमेल को रिट्रीव कर सके और फिर उसके बाद रिहाई के ऑर्डर्स इशू कर सके। तो ये सिस्टम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे अपूर्वा ने बोला, हमने अक्सर देखा है कि किस तरह से लोगों की रिहाई में देरी हो जाती है, और कहा जाता है कि 1 मिनट की रिहाई की देरी भी जो है उनके अधिकारों का उल्लंघन है एक तरीके से। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, क्यों पूर्वा? बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आएगा। हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें अपने ओपिनियंस भी दीजिएगा ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।